Hello, my dear students. Once again, I'm back with another video, and in this video, we are going to cover the whole chapter in one shot. Okay, so let's get started. About 50% people of the world are engaged in farming. 50% पीपल मीन्स पूरे वर्ल्ड में जितनी भी पॉपुलेशन है, जितने लोग हैं, उसके कम से कम 50% की यहाँ पर बात हो रही है। 50% जितने लोग जो हैं वो फार्मिंग में एंगेज्ड हैं, मीन्स फार्मिंग करते हैं। आवर कंट्री इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री। हमारी कंट्री को एग्रीकल्चरल कंट्री भी कहा जाता है। अप्रॉक्सीमेटली 2/3 पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। अब अप्रॉक्सीमेटली मतलब ये अप्रॉक्सी बताया जा रहा है, ठीक है। 2/3 पॉपुलेशन, ठीक है। 2/3 पार्ट जो है पॉपुलेशन का, कंट्री का जो 2/3 पार्ट है पॉपुलेशन का, वो स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। वो अभी भी स्टिल एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है। द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री डिपेंड्स ऑन द डेवलपमेंट ऑफ दिस ऑक्यूपेशन। दिस ऑक्यूपेशन मीन्स यहाँ पर एग्रीकल्चर की ही बात हो रही है ना। एग्रीकल्चर का अगर डेवलपमेंट होगा तो पूरी कंट्री की प्रॉस्पेरिटी उसमें है। ओके, तो ये एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसके डेवलपमेंट से कंट्री की प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, कंट्री जो है हमारी वो समृद्ध बनेगी। डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन इंडिया। इंडिया में अलग अलग क्रॉप्स जो हैं वो ग्रो होते हैं। सम ऑफ देम आर फूड क्रॉप्स एंड सम आर कैश क्रॉप्स यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। कैश क्रॉप्स के बारे में हमने पिछले वीडियोस में देखा हुआ है ना। ऐसी क्रॉप्स जिनको कमर्शियल पर्पसेस के लिए ग्रो किया जाता है, इंडस्ट्रीज के लिए। ओके, तो जो फूड क्रॉप्स हैं उनको भी ग्रो किया जाता है और कैश क्रॉप्स को भी इंडस्ट्रीज के लिए ग्रो किया जाता है। द इंडियन इकोनॉमी इज़ मेनली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। तो पूरा जो इंडियन इकोनॉमी है वो मेनली एग्रीकल्चर पे ही बेस्ड है। Farming includes cereals, oil seeds, pulses, fruits, vegetables, floriculture and animal husbandry. तो फार्मिंग में ये सब इंक्लूड होता है। जैसे सीरियल्स हैं उनकी फार्मिंग होती है, ऑयल सीड्स की होती है, पल्सेस की, फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, फ्लोरिकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। फ्लोरिकल्चर मीन्स फूलों की खेती होती है। ओके, एंड एनिमल हस्बेंड्री दैट वी ऑल नो अबाउट इट। एनिमल हस्बेंड्री मतलब यहाँ पर पशुपालन की बात हो रही है। फार्मिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर। फार्मिंग को भी एग्रीकल्चर ही कहा जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल, वाटर एंड क्लाइमेट आर वाइटल फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। यानी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ करने के लिए सॉइल का, वाटर का और क्लाइमेट का टोपोग्राफी मीन्स प्रॉपर अरेंजमेंट आपको करना है। अगर प्रॉपर अरेंजमेंट होगा, सूटेबल कंडीशंस में होगा, तो क्या होगा कि अच्छे से जर्मिनेशन वगैरह हो पाएगा, है ना। एज यू कैन सी इन द मैप, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी इज कंसंट्रेटेड इन दोज रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड वेयर सूटेबल फैक्टर्स फॉर ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स एग्जिस्ट। जैसे अभी हमने देखा ना, टोपोग्राफी ऑफ सॉइल, वाटर एंड क्लाइमेट, ऑल दीज फैक्टर्स आर नेसेसरी, राइट। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी वही बोल रहे हैं कि मैप में आप देख सकते हो कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ जो भी हमको करनी होती हैं वो ऐसे रीजन्स में की जाती है, वर्ल्ड के ऐसे रीजन्स में, ऐसे एरियाज़ में की जाती है जहाँ पर ये सारे सूटेबल फैक्टर्स अवेलेबल हों। किसके लिए सूटेबल फैक्टर्स हैं ये? क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए जो भी सूटेबल फैक्टर्स होते हैं वो अवेलेबल होने चाहिए। यू कैन सी हियर, ये सारे लिखा है ना, वर्ल्ड अरेबल लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड है। नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, आर्कटिक ओशन है यहाँ पर, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, ऑस्ट्रेलिया, सब दिख रहा है आपको? ओके, नाउ फार्म सिस्टम। Agriculture or farming can be seen as a system
तो एग्रीकल्चर है या फार्मिंग है, उसे हम एक सिस्टम की तरह देख सकते हैं. इट्स इम्पॉर्टेंट इनपुट्स आर सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी एंड लेबर. तो अगर इसे सिस्टम की तरह अगर हम देखें तो इसमें इनपुट्स क्या होते हैं, सीड्स होते हैं, क्योंकि सीड्स हम इनपुट करेंगे उसके बाद ही तो उसका जर्मिनेशन होगा और हमें प्लांट मिलेगा. फर्टिलाइजर्स हमें इनपुट करने पड़ते हैं. मशीनरीज होती हैं, ठीक है ना, फार्मिंग के लिए मशीनरीज भी चाहिए रहती है. एंड लेबर भी नेसेसरी है. ओके, सम ऑफ द ऑपरेशन इन्वॉल्व्ड इन दिस सिस्टम आर प्लाउइंग, सोइंग, इरिगेशन, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग. अब सिस्टम की तरह अगर हम देखें तो इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, ठीक है, बिल्कुल कंप्यूटर के सिस्टम की तरह यहाँ पर दिख रहा है कि पहले इनपुट करना पड़ता है. इनपुट में क्या क्या आ रहा है, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी एंड लेबर. प्रोसेसिंग यूनिट जो हमारा काम करता है बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर प्रोसेसिंग भी होती है. तो यहाँ पर क्या है, प्रोसेसिंग के लिए क्या क्या होता है, प्लाउइंग है, सोइंग है, इरिगेशन, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग. अगर आउटपुट की बात करें तो आउटपुट में यहाँ पर सिस्टम के आउटपुट में माना जाएगा क्रॉप्स जो हमें मिलती हैं एज आउटपुट. वूल मिलता है, डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स. ओके, नाउ टाइप्स ऑफ सॉइल. द फर्स्ट वन इज alluvial soil. Alluvial soil is formed due to silt deposited by rivers. रिवर्स के थ्रू जो सिल्ट यानी ये भी क्ले ही है, सैंड ही है. ओके, ये जैसे ही डिपॉजिट होती है तो अलुवियल सॉइल इससे फॉर्म्ड होती है, मीन्स बनती है. जैसे रिवर्स में जैसे जैसे रिवर्स फ्लो करती है वैसे वैसे उसके अंदर जो भी क्ले उसके साथ नीचे जाता है, सैंड नीचे जाती है, तो क्या होता है, उससे सॉइल फॉर्म होती है. उसको हम कहते हैं अलुवियल सॉइल. इट इज़ स्टिकी एंड डार्क इन कलर. ये बहुत चिपचिपी होती है और डार्क होती है कलर में. अलुवियल सॉइल इज़ फाउंड इन लार्ज एरियाज ऑफ द कंट्री. लार्ज एरियाज, कंट्री के लार्ज एरियाज में अलुवियल सॉइल जो है वो फाउंड यानी पाई जाती है. अलुवियल सॉइल इज़ फाउंड इन मोर देन 50% ऑफ द एरिया इन गुजरात. तो गुजरात के 50% एरिया में अलुवियल सॉइल जो है वो पाई जाती है. द फर्टिलिटी ऑफ दिस सॉइल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. तो फर्टिलिटी इस सॉइल की, अलुवियल सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो प्लेस टू प्लेस वेरी करती है, मतलब डिफरेंट रहती है ना. एक प्लेस पे अगर फर्टिलिटी ज़्यादा होगी तो एक प्लेस पे कम भी हो सकती है. बट इन जनरल दिस सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल. बट इन जनरल ये सॉइल फर्टाइल तो होती ही है. पैडी, शुगर कैन, जूट, कॉटन, मेज, ऑयल सीड्स एट्सेट्रा आर ग्रोन इन दिस सॉइल. तो इस सॉइल में क्या क्या ग्रो हो सकता है, पैडी, शुगर कैन, जूट, कॉटन, मेज, oil seeds, etc. Okay. Red soil. Red soil is found in areas with igneous and metamorphic rocks. तो रेड सॉइल कहाँ पर पाई जाती है, उन एरियाज में जहाँ पर igneous और metamorphic रॉक्स होती है. ठीक है. Due to iron and other organic matter, the color of this soil appears red. अब आयन की वजह से और अलग अदर जो भी ऑर्गेनिक मैटर्स के इसमें होते हैं उन सब की वजह से ये जो सॉइल है वो रेड दिखती है. ओके, गोइंग डीपर इट टर्न्स येलो. डीपर जाएंगे तो ये जो कलर में येलो दिखेगी. द सॉइल इज़ रिलेटिवली पोरस एंड फर्टाइल. पोरस मीन्स छेद वाली होती है और फर्टाइल भी होती है. इन दिस टाइप ऑफ सॉइल मिलेट, कॉटन, वीट, ज्वार, लिंसीड, ग्राउंडनट, पोटैटो एट्सेट्रा आर कल्टिवेटेड. दिस टाइप मीन्स रेड सॉइल में इन सभी का कल्टिवेट किया जाता है. ओके, नाउ टर्न टू ब्लैक सॉइल. दिस सॉइल इज क्लेई एंड लूमी. मीन्स मिट्टी की और चिकनी मिट्टी की होती है ये सॉइल. ओके, द मॉइस्चर स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ दिस सॉइल इज़ वेरी हाई एंड व्हेन द मॉइस्चर ड्राइज फिशर्स और क्रैक्स अपीयर इन इट. तो ये जो सॉइल होती है कैसे होती है, इसकी मॉइस्चर स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो बहुत ही हाई होती है. मॉइस्चर स्टोरेज कैपेसिटी मतलब ये जो लैंड है वो जल्दी मॉइस्चर स्टोर कर सकती है और ज़्यादा कर सकती है.
और जब ये मॉइस्चर ड्राई हो जाता है तब क्या होता है, इसमें फिशर्स या क्रैक्स आ जाते हैं, दिखने लगते हैं। फिशर का मतलब भी दरारें वगैरह, क्रैक वगैरह ही होता है। ओके, दिस लैंड इज़ मोर सूटेबल फॉर कॉटन क्रॉप, और ऐसी जो लैंड होती है वो कॉटन क्रॉप के लिए बहुत ही सूटेबल है। दैट इज़ वाई इट हैज़ बिकम पॉपुलर एज द ब्लैक कॉटन सॉइल, और इसीलिए ही ये जो सॉइल है इसे ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जाना जाता है, पॉपुलर है। ओके, जैसे कि यहाँ पर कॉटन क्रॉप अच्छे से उगाई जा सकती है, इसीलिए इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। दिस सॉइल इज ऑल्सो नॉन एज रीगर। इन दिस टाइप ऑफ सॉइल कॉटन, लिंसेट, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, टोबैको एंड पल्सेस लाइक उड़द आर कल्टिवेटेड। तो इसमें क्या क्या कल्टिवेट किया जा सकता है इस सॉइल में? कॉटन, लिंसेट, mustard, groundnut, tobacco and pulses like urad. Okay, laterite soil. Due to excess rainfall, loamy soil is formed in areas of severe erosion. Excess rainfall, जहाँ पर excess rainfall की वजह से loamy soil is formed. loamy soil यानी चिकनी मिट्टी जो है वैसी soil form होती है in areas of severe इरोजन। इरोजन क्या है उससे पहले देख लेते हैं। इरोजन इज द एक्शन ऑफ सरफेस प्रोसेसेस दैट रिमूव्स सॉइल, रॉक और डिसॉल्व्ड मटेरियल फ्रॉम वन लोकेशन ऑन द अर्थ्स क्रस्ट एंड देन ट्रांसपोर्ट्स इट टू अनदर लोकेशन वेयर इट इज डिपॉजिटेड। तो इरोजन क्या है? ये एक एक्शन है, सरफेस प्रोसेसेस का एक्शन है that removes soil, rock और dissolved material, जो क्या करता है? रिमूव करता है सॉइल को, रॉक को या फिर डिसॉल्व्ड मटेरियल। ठीक है, जो भी डिसॉल्व्ड मटेरियल है इन सब को वो रिमूव करता है। वन लोकेशन ऑन द अर्थ्स क्रस्ट, अर्थ के क्रस्ट की एक लोकेशन से उसे रिमूव करता है एंड देन ट्रांसपोर्ट्स इट टू अनदर लोकेशन वेयर इट इज़ डिपॉजिटेड, और उसे किसी दूसरी लोकेशन पे डिपॉजिट कर देता है। इरोजन मीन्स ये एक एक्शन है जो अर्थ सरफेस पर से रिमूव करता है सॉइल को, रॉक को या किसी भी डिसॉल्व मटेरियल को एक लोकेशन से, अर्थ के क्रस्ट की एक लोकेशन से उसे रिमूव करता है और उसे ट्रांसपोर्ट करते हुए दूसरी लोकेशन पे डिपॉजिट कर देता है। तो एक्सेस रेनफॉल की वजह से जो लूमी सॉइल है वो फॉर्म होती है, ठीक है, उस एरिया में जहाँ पर इरोजन होता है। ठीक है, ड्यू टू एक्सेस रेनफॉल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द अपर लेयर ऑफ द सॉइल आर एरोडेड टू द लोअर लेयर। क्या होता है? अब एक्सेस रेनफॉल की वजह से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल की अपर लेयर पे, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एरोडेड टू द लोअर लेयर, वो नीचे यानी लोअर लेयर में चले जाते हैं। ठीक है, इट्स रेड कलर इज़ ड्यू टू आयरन ऑक्साइड। ये जो होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, ये जो सॉइल होती है वो रेड कलर की होती है ड्यू टू आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड की वजह से ये जो सॉइल है लैटेराइट सॉइल ये रेड हो जाती है, रेड दिखती है। इन सम प्लेसेस द लैंड बिकम्स अनकल्टिवेबल व्हेन इट्स अपर सरफेस ड्राइज अप एंड हार्डन्स। इन सम प्लेसेस यानी कुछ प्लेसेस पे क्या होता है, ये जो लैंड है ये अनकल्टिवेबल बन जाती है जब इसकी अपर सरफेस जो है वो ड्राई हो जाती है और हार्डन हो जाती है, तब क्या होता है, ये अनकल्टिवेबल बन जाती है। द सॉइल इज़ लेस फर्टाइल ड्यू टू लो ऑर्गेनिक कंटेंट, बट आफ्टर फर्टिलाइजिंग इट क्रॉप्स लाइक कॉटन, पैडी, रागी, शुगर कैन, टी, कॉफ़ी, कैश्यू नट्स एट्सेट्रा आर कल्टिवेटेड। वैसे तो ये जो सॉइल है लेस फर्टाइल होती है, बट फर्टिलाइजिंग के बाद यहाँ पर ये सारी जो क्रॉप्स हैं जो यहाँ पर मेंशन है वो कल्टीवेट की जा सकती है। ठीक है, इसमें ऑर्गेनिक कंटेंट लो होता है, इसी वजह से ये जो सॉइल है लैटेराइट सॉइल ये लेस फर्टाइल होती है, बट इसे फर्टिलाइजिंग के बाद ये क्रॉप्स जो हैं इस पर ग्रो होते हैं, कल्टीवेट किए जा सकते हैं। Desert soil. This soil is found in arid and semi-arid climate conditions. तो जहाँ पे arid या semi-arid climate conditions होती है वहाँ पे ये soil पाई जाती है। जैसे कि नाम से हम देख सकते हैं desert soil है, यानी ये रेगिस्तान की बात हो रही है। ओके, तो
एरिड का मतलब क्या होता है? बंजर जैसी सूखी सी जमीन। तो एरिड या सेमी एरिड क्लाइमेट जहां पे कंडीशंस होती है वहां पर ये सॉइल पाई जाती है। द सॉइल इज सैंडी एंड लेस फर्टाइल। ये कम होती है, फर्टाइल कम होती है, एंड सैंडी मीन्स रेतीली होती है। इट हैज हाई कंटेंट ऑफ सॉल्युएबल सॉल्ट्स। ओके, सॉल्युएबल सॉल्ट्स का हाई कंटेंट होता है इसके पास, यानी इस सॉइल के पास, डिजर्ट सॉइल के पास सॉल्युएबल सॉल्ट्स का हाई कंटेंट होता है। विथ इरिगेशन फैसिलिटीज मिलेट एंड ज्वार आर ग्रोन इन इट। तो इरिगेशन की फैसिलिटीज के साथ यहाँ पर मिलेट और ज्वार जो है वो ग्रो किया जाता है। दिस टाइप ऑफ लैंड इज फाउंड इन राजस्थान, गुजरात, हरियाणा एंड साउथ पंजाब। तो साउथ पंजाब में, हरियाणा में, गुजरात और राजस्थान में ऐसी लैंड जो है, ऐसी टाइप की लैंड पाई जाती है। इन गुजरात दिस टाइप ऑफ लैंड इज लोकेटेड इन सौराष्ट्र, कच्छ एंड सम एरियाज ऑफ नॉर्थ गुजरात। तो नॉर्थ एरिया की कुछ एरियाज में, इसके अलावा कच्छ में और सौराष्ट्र में ये इस टाइप की जो लैंड है वो लोकेटेड है। ओके, माउंटेन सॉइल, दिस सॉइल इज मेनली फाउंड इन द हिमालयाज रीजन। हिमालयन रीजन में ऐसी जो सॉइल है वो पाई जाती है मेनली। इट्स लेयर इज थिन एंड इमेच्योर। इसकी जो लेयर होती है वो थिन होती है, यानी पतले से होती है, इमेच्योर भी कह सकते हैं। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन द नॉर्मल हाई पार्ट्स ऑफ द हिमालयाज। हिमालयाज के जो नॉर्मल से हाई पार्ट्स रहते हैं वहां पर ये सॉइल पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल इन एरिया वेयर देवदार, चीड़, पाइन एटसेट्रा ट्रीज आर फाउंड। ओके, कौन से ट्रीज पाए जाते हैं? देवदार, चीड़, पाइन एटसेट्रा। Forest soil. This soil is covered with the fallen leaves of the trees and the upper part of the soil becomes black due to the increase in the amount of organic matter as a result of decaying of those leaves. अब ये जो सॉइल होती है फॉरेस्ट सॉइल, ये कवर्ड होती है पूरी विथ फॉलन लीव्स ऑफ द ट्रीज। पेड़ों के पत्ते जब गिरते हैं तो उन पत्तों से ये जो सॉइल है वो कवर्ड हो जाती है पूरी। ओके, उसके बाद क्या होता है? द अपर पार्ट ऑफ द सॉइल बिकम्स ब्लैक। जो अपर पार्ट होता है सॉइल का वो ब्लैक बन जाता है ड्यू टू इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जो ऑर्गेनिक मैटर है उसका, ऑर्गेनिक मैटर जो है, जितना भी अमाउंट है ऑर्गेनिक मैटर का वो इंक्रीज होता है। इसी वजह से ये जो सॉइल है वो ब्लैक पड़ जाती है। और ये ऑर्गेनिक मैटर की अमाउंट में इंक्रीज कैसे होता है? एज अ रिजल्ट ऑफ डिकेइंग ऑफ दोज लीव्स। वो जो पत्ते गिरे हुए होते हैं अपर पार्ट पे, उनके डिकेइंग की वजह से जैसे जैसे वो सड़ने लगते हैं तो वो जो उसमें ऑर्गेनिक मैटर का अमाउंट बढ़ने लगता है, उसी वजह से ये जो सॉइल है वो ब्लैक पड़ जाती है। इट टर्न्स ब्राउन और रेड एट द बॉटम ऑफ द ग्राउंड। ग्राउंड के बॉटम में ये ब्राउन और रेड सी टर्न होने लगती है, ब्राउन या रेड हो जाती है। टी, कॉफी, स्पाइसेस, व्हीट, मेज, बार्ले, paddy, etc. are grown in this soil. Okay, this soil is found only in certain areas. Certain areas ही हैं कुछ जहां पर ऐसी soil पाई जाती है. Marshy and petty soil means दलदल वाली या कीचड़ वाली soil. This type of soil is formed by the accumulation of organic matter in moist areas. जो moist areas होती हैं, okay, वहां पर ऑर्गेनिक मैटर के अक्यूमुलेशन से ऐसी सॉइल जो है वो फॉर्म्ड यानी बनती है। अक्यूमुलेशन मीन्स जमा होने से। ओके, मॉइस्ट एरियाज में ऑर्गेनिक मैटर के जमा होने से ऐसी जो सॉइल है वो बनती है। द लैंड इज सबमर्ज्ड ड्यूरिंग द मानसून सीजन एंड पैडी इज कल्टिवेटेड इन द लैंड एज द वाटर रिसीड्स। सबमर्ज्ड मतलब मानसून सीजन में क्या होता है, ये जो लैंड है सबमर्ज्ड हो जाती है, मतलब यहाँ पानी भर जाता है, पानी में जैसे डूब सी जाती है। और उसके बाद पैडी इज कल्टिवेटेड, पैडी कल्टिवेट किया जाता है इन द लैंड एज द वाटर रिसीड्स। और जब वो पानी घटने लगता है तब यहाँ पर पैडी जो है वो कल्टिवेट किया जाता है। इट हैज एन एक्सेस ऑफ अल्कलाइन एंड बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस। द सॉइल इज फाउंड इन अ वेरी लिमिटेड एरिया इन सम रीजन्स। Types of farming. Farming is practiced in various ways across the world. It is categorized on the basis of geographical conditions, demand of produce,
इरिगेशन सिस्टम, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, इकोनॉमिक रिटर्न्स, लेबर एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। तो फार्मिंग जो है पूरी वर्ल्ड में बहुत अलग अलग तरीकों से की जाती है। ओके, और इसको कैटेगराइज किया गया है किस किस के बेस पे? जियोग्राफिकल कंडीशंस के बेस पे। ठीक है, जैसे जियोग्राफिकल कंडीशंस इसमें कौन सी आती है? जैसे अगर माउंटेनियस रीजन है तो वहां पर किस टाइप का फार्मिंग कर सकते हैं, या फिर प्लेन है तो वहां पे किस तरह का होता है, डिजर्ट एरिया है तो कैसा हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी जो अलग अलग कंडीशंस आ जाती हैं, जियोग्राफिकल कंडीशंस आ जाती हैं, उसके बेस पे कैटेगराइज्ड किया जाता है। डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, डिमांड कितनी है उसके बेस पे किया जाता है। फिर इरिगेशन सिस्टम के बेस पे किया जाता है कि अवेलेबिलिटी है या नहीं। फिर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के बेस पे इकोनॉमिक रिटर्न्स, लेबर एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। Subsistence farming. The economic condition of the farmer is relatively poor. तो इस टाइप की फार्मिंग में जो भी फार्मर होता है उसकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो पुअर सी रहती है। ओके, और इट इज अनफेवरेबल, unaffordable to use expensive seeds, fertilizers and pesticides in small size farms. तो यहाँ पर अनअफोर्डेबल सा हो जाता है। एक्सपेंसिव सीड्स को यूज करना या फिर फर्टिलाइजर्स को, पेस्टिसाइड्स को यूज करना, ये स्मॉल साइज की फार्म्स होती हैं इधर। तो यहाँ पर ये सब जो चीजें होती हैं वो अफोर्डेबल नहीं होती हैं उनके लिए। ओके, एज अ फार्मर इज वेरी पुअर है, तो यहाँ पे ये सब चीजें जो है वो पॉसिबल नहीं है, उसके लिए अफोर्डेबल नहीं है। द ग्रेन प्रोड्यूस्ड ऑन द फार्म इज जस्ट इनफ टू बी यूज्ड बाय हिज ओन फैमिली। तो यहाँ पर जो भी ग्रेन वगैरह प्रोड्यूस होते हैं फार्म में, वो इतने ही होते हैं, इनफ से होते हैं कि वो उसकी खुद की फैमिली के लिए ही यूज करेंगे तो खत्म हो जाएंगे, इतने ही होते हैं। इट इज कॉल्ड सबसिस्टेंस फार्मिंग। इसको सबसिस्टेंस फार्मिंग कहा जाता है, यानी निर्वाह खेती। ठीक है, जो एक फैमिली सपोज अपने लिए करती है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज डन टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली। ओके, फार्मर की अपनी फैमिली की जो नीड्स है उसको मीट करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए ही ऐसी टाइप की फार्मिंग की जाती है। इट मेनली कंसिस्ट्स ऑफ सीरियल क्रॉप्स। इसमें मेनली क्या होते हैं? सीरियल क्रॉप्स ही वो ग्रो करते हैं। हाउएवर द एरिया अंडर दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग। तो क्या होता है, वो एरिया जो है इस टाइप की फार्मिंग की जो भी एरियाज है वो ग्रेजुअली डिक्रीजिंग, धीरे धीरे डिक्रीज हो रहे हैं। द नेक्स्ट वन इज शिफ्टिंग फार्मिंग। This type of farming is done by the tribes living in the forest by cutting down trees, burning them, clearing the land and mixing ashes into the soil. इस प्रोसेस को थोड़ा धीरे से देखते हैं। ऐसे टाइप की जो फार्मिंग है वो ट्राइब्स के द्वारा होती है जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं। ओके, कैसे होती है? बाय कटिंग डाउन ट्रीज। सबसे पहले ट्रीज को कट कर दिया जाता है। बर्निंग दैम, जो फॉरेस्ट की ट्रीज है उनको कट किया जाता है, फिर उनको जला दिया जाता है। क्लियरिंग द लैंड, लैंड को क्लियर कर दिया जाता है। एंड मिक्सिंग एशेस इनटू द सॉइल। अब जो जलाए गए हैं, पेड़ों को जलाया है तो एशेस तो मिलेंगे ना, वही एशेस सॉइल में मिक्स कर दिए जाते हैं। फार्मर्स कल्टिवेट हियर फॉर 2 to 3 years। 2 से 3 साल तक यहाँ पर कल्टिवेशन होता है। आफ्टर द सॉइल loses its fertility, they move to another place to practice cultivation in the same way। अब जैसे ही 2-3 साल तक यहाँ पर कल्टीवेशन खत्म हो गया, कर लिया, अब क्या होता है, धीरे धीरे सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो लूज होने लगेगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये दूसरे प्लेस पे मूव करेंगे सेम इसी वे में कल्टीवेशन करने के लिए। इट इज ऑल्सो कॉल्ड झूम फार्मिंग। इसको झूम फार्मिंग भी बोला जाता है। सीरियल क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग। ठीक है, इसमें वेजिटेबल्स और सीरियल क्रॉप्स जो है वो ग्रो किए जाते हैं। प्रोडक्शन इन दिस फार्मिंग इज वेरी लो। ऐसी फार्मिंग में प्रोडक्शन बहुत ही लो रहता है। दिस फार्मिंग कैन करंटली बी सीन इन द डीप फॉरेस्ट ऑफ द अमेज़न बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया एंड द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया इन स्मॉल अमाउंट्स। तो जो डीप फॉरेस्ट है, घनी जंगल होते हैं, अमेज़न बेसिन के हैं, ट्रॉपिकल अफ्रीका के हैं, साउथ ईस्ट एशिया के हैं एंड द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो इंडिया के हैं, यहाँ पर स्मॉल अमाउंट में देखी जाती है करंटली। ओके, इंटेंसिव फार्मिंग।
दिस इज अ मॉडर्न फार्मिंग मेथड, ये मॉडर्न फार्मिंग मेथड है। इट हैज एक्सटेंसिव यूज ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, improved seeds, new farming technology, chemical fertilizers, pesticides and machinery in various processes। तो ये मॉडर्न फार्मिंग ही क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ एक्सपेंसिव जो भी है वो यूज करी जा सकती है। ठीक है, एक्सटेंसिव यूज ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज है ना यहाँ पे मेंशन कि इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छे से यूज की जाती है, इम्प्रूव्ड सीड्स हैं, फिर न्यू फार्मिंग टेक्नोलॉजीज जो भी हैं वो सब यहाँ पर यूज करी जाती है, केमिकल फर्टिलाइजर्स अवेलेबल होते हैं, पेस्टिसाइड्स, इवन मशीनरी भी यूज करी जाती है अलग अलग प्रोसेसेस के लिए, जैसे कल्टीवेशन के लिए की जाती है। ओके, सोइंग, जब सो करते हैं हम सीड्स को तो उनके लिए भी मशीनरीज होती हैं, तो वो सब यहाँ पर यूज करी जाती हैं। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज कॉल्ड इंटेंसिव फार्मिंग। तो ऐसी फार्मिंग को हम क्या कहते हैं, इंटेंसिव फार्मिंग। इन दिस मेनली कैश क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड। यहाँ पर सिर्फ मेनली क्या होता है, सिर्फ नहीं कह सकते, मेनली। ओके, कैश क्रॉप्स जो है वहां पे यहाँ पर कल्टीवेट होते हैं। क्यों कैश क्रॉप, क्यों, क्योंकि कैश क्रॉप्स को तो कमर्शियल पर्पस के लिए कल्टीवेट किया जाता है, इसीलिए ऐसी जगह पे ऑलमोस्ट ये लोग कैश क्रॉप जो है वो ज्यादा कल्टीवेट करते हैं फॉर कमर्शियल पर्पस। ओके, अब कमर्शियल पर्पस के लिए कर रहे हैं, कमाने के लिए कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये लोग मशीनरी यूज कर सकते हैं। एक्सपेंसिव थोड़ी हो जाती है ये, लेकिन वो उनको अफोर्डेबल होती है। ठीक है, देयर इज अ ह्यूज इंक्रीज इन प्रोडक्शन पर हेक्टर एंड द एरिया अंडर दिस टाइप ऑफ कल्टीवेशन कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। तो इस टाइप का कल्टीवेशन जो होता है, जिस एरिया में होता है, वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग, वो धीरे धीरे और इंक्रीज होती जाती हैं ऐसी एरियाज। ओके, और पर हेक्टर क्या होता है, इनका जो प्रोडक्शन है उसमें ह्यूज इंक्रीज, बहुत ज्यादा इंक्रीज इसमें पाया जाता है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज ऑल्सो कॉल्ड कमर्शियल फार्मिंग एज इट गिव्स इम्पोर्टेंस टू इकोनॉमिक रिटर्न्स। अब यहाँ पे क्लियर मेंशन है, जैसे मैंने ऊपर बताया, कमर्शियल फार्मिंग भी इसको कहा जा सकता है, क्योंकि कैश क्रॉप्स जो होती हैं वो कमर्शियल पर्पस के लिए ही कल्टीवेट की जाती है। ठीक है, मतलब उसका अपने लिए यूज नहीं होता है, उसका सेलिंग के लिए यूज किया जाता है, ट्रेडिंग के लिए यूज किया जाता है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज डन इन सूरत, वलसाड, आनंद एटसेट्रा डिस्ट्रिक्ट्स इन गुजरात। गुजरात के कौन से जिले में होता है, सूरत में, वलसाड में और आनंद में। ड्राई फार्मिंग, एरियाज where rainfall is less, irrigation facilities are inadequate, and in lowland areas where water is stored during monsoon, cultivation is done after the water dries up। तो जो एरिया ड्राई फार्मिंग इसको कहते हैं, ऐसी एरियाज जहां पर लेस रेनफॉल होता है, रेनफॉल कम होता है, जहां पर इरिगेशन की फैसिलिटीज भी इनएडेक्वेट है, मतलब अच्छी सी नहीं है, प्रॉपर नहीं है। इन लो लैंड एरियाज वेयर वाटर इज स्टोर्ड ड्यूरिंग मानसून, लो लैंड एरियाज जहां पर वाटर जो है वो मानसून के टाइम पे तो स्टोर ही हो जाता है। अब ऐसी जगह पे कल्टीवेशन तो होता है, बट तब जब ये वाटर जो है वो सूख जाए। ओके, जब वाटर ड्राई सब लिखा है, यानी जब वाटर सूख जाए उसके बाद यहाँ पर कल्टीवेशन किया जाता है, और ऐसी फार्मिंग को कहते हैं ड्राई फार्मिंग। बिकॉज ऑफ लेस वाटर रिक्वायरमेंट, क्रॉप्स लाइक ज्वार, मिलेट एंड पल्सेस आर कल्टीवेटेड हेयर। अब जैसा कि ये यहाँ पर वाटर की जो यहाँ पर वाटर कम अवेलेबल है, इसीलिए यहाँ पे ऐसे ही क्रॉप्स जो है वो ग्रो किए जाते हैं जिनमें वाटर की रिक्वायरमेंट भी कम हो। ठीक है, जैसे ज्वार है, मिलेट है, पल्सेस है, ये सब यहाँ पर कल्टीवेट होते हैं क्योंकि इनमें वाटर की जो नीड है वो ज्यादा नहीं रहती। वीट एंड चिकपी आर हार्वेस्टेड इन दिस वे इन मॉइस्ट सॉइल आफ्टर द एंड ऑफ मानसून इन बाल प्रदेश ऑफ गुजरात। तो वीट और चिकपी जैसे जो क्रॉप्स हैं वो यहाँ पर हार्वेस्ट किए जाते हैं इसी तरीके से इन मॉइस्ट सॉइल में। ठीक है, आफ्टर द एंड ऑफ मानसून, मानसून के एंड के बाद ऐसे मॉइस्ट सॉइल में चिकपी और वीट जैसे जो क्रॉप्स हैं उनको हार्वेस्ट किया जाता है इन बाल प्रदेश ऑफ गुजरात के बाल प्रदेश में। वेट फार्मिंग इज डन इन एरियाज वेयर रेनफॉल इज हाई एंड इरिगेशन फैसिलिटीज आर ऑल्सो मोर। तो वेट फार्मिंग जो होती है वो ऐसी एरियाज में होती है जहां पे रेनफॉल तो हाई है ही, साथ ही इरिगेशन की फैसिलिटीज भी बहुत ज्यादा हैं। विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन मोर देन वन क्रॉप कैन बी ग्रोन इन अ ईयर व्हेन देयर इज नो
और लेस रेनफॉल। अब जैसे कि इरिगेशन फैसिलिटीज हाई हैं, ज्यादा हैं, तो एक क्रॉप ही नहीं बल्कि एक से ज्यादा क्रॉप्स भी एक साल में यहाँ पर ग्रो की जा सकती है। एंड व्हेन देयर इज नो और लेस रेनफॉल, अगर वहां बारिश नहीं भी हो रही है या कम हो रही है तो भी क्रॉप्स जो है वो ग्रो कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इरिगेशन की फैसिलिटीज यहाँ पर ज्यादा हैं। पैडी, शुगर कैन, कॉटन, wheat and vegetables are cultivated in this way. Now, horticulture. After sowing once, plantation crops give produce in a certain season or throughout the year for years. तो सोइंग मीन्स एक बार अगर सो कर लिया ना तो प्लांटेशन क्रॉप्स जो हैं वो प्रोड्यूस देंगे ही उस सर्टेन सीजन में या तो थ्रू आउट द ईयर प्रोड्यूस तो वो देंगे। जैसे रबर है, टी है, कॉफी, कोको, कोकोनट, apple, mango, orange, grape, gooseberry, lemon, guava, berries, date, etc. are cultivated with great care. Okay? Horticulture means plantation farming. Horticulture is the cultivation done by taking care of the orchards. Means बगीचों की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, तो बागों की यानी बगीचों की, ऑर्चर्ड्स की टेकिंग केयर यानी देखभाल करके कल्टीवेशन होता है, उसको हम कहते हैं हॉर्टिकल्चर। इजी है ना? ऑर्चर्ड्स यानी बागों की टेक केयर यानी देखभाल करके जो कल्टीवेशन होता है उसको कहते हैं हॉर्टिकल्चर। आफ्टर सोइंग वंस, प्लांटेशन क्रॉप्स गिव प्रोड्यूस इन अ सर्टेन सीजन और थ्रू आउट द ईयर फॉर ईयर्स। तो सोइंग मीन्स एक बार अगर सो कर लिया ना तो प्लांटेशन क्रॉप्स जो हैं वो प्रोड्यूस देंगे ही उस सर्टेन सीजन में या तो थ्रू आउट द ईयर प्रोड्यूस तो वो देंगे। जैसे रबर है, टी है, कॉफी, कोको, कोकोनट, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, ग्रेप, gooseberry, lemon, guava, berries, date, etc. are cultivated with great care. Okay? मेजर क्रॉप्स। तो मेजर क्रॉप्स क्या होता है? नाम जो यहाँ पर आपको दिया हुआ है मेजर क्रॉप्स, ये तो खुद ही सजेस्ट कर रहा है कि उसका क्या मतलब है ना? मेजर मीन्स क्या होता है? मेन, ठीक है। तो जो मुख्य क्रॉप्स थी, मुख्य फसलें थी, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ड्यू टू डाइवर्सिटी इन जियोग्राफिकल कंडीशंस, क्लाइमेट, सॉइल एंड रेनफॉल। तो अलग अलग टाइप के जो क्रॉप्स थे वो कल्टीवेट किए जाते थे अलग अलग पार्ट्स में। क्यों? क्योंकि डाइवर्सिटी होती है ना? जियोग्राफिकल कंडीशंस में डाइवर्सिटीज होती है, जैसे क्लाइमेट हो गया, सॉइल हो गया, रेनफॉल, इन सभी चीजों में डिफरेंसेस होते हैं, डाइवर्सिटीज होती हैं। इसी की वजह से अलग अलग पार्ट पर हम अलग अलग टाइप के क्रॉप कल्टीवेट कर सकते हैं, है ना? अब जैसे देखो, क्लाइमेट हर जगह का इक्वल नहीं रहता, सॉइल भी हर जगह की फर्टाइल नहीं रहती प्रॉपर, अच्छा जितनी हमको चाहिए उतनी, कहीं ज्यादा होती है, कहीं कम होती है, कहीं नहीं भी होती है। और रेनफॉल, इसका भी सेम ही कंडीशन है। रेनफॉल क्या हर जगह इक्वल होता है? नहीं होता है, कहाँ पे ज्यादा, कहीं पर कम, कहीं पर नहीं होता है, कहीं पर बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है? हर जगह का क्लाइमेट, सॉइल, रेनफॉल, इन सभी में वेराइटीज होती हैं, डाइवर्सिटीज होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट में ये सब होते हैं। इसीलिए क्या होता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के क्रॉप्स कल्टीवेट किए जा सकते हैं। ये सभी जो यहाँ पे कंडीशंस आपको दिख रही है, क्लाइमेट है, सॉइल है, रेनफॉल है, इसको हम कह सकते हैं जियोग्राफिकल कंडीशंस। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज राइस। Rice is an important and major food crop of the world and India. अब राइस जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड मेजर और बहुत ही मेजर फूड क्रॉप है पूरी वर्ल्ड का और इंडिया का। तो राइस जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और मेजर फूड क्रॉप माना जाता है पूरी वर्ल्ड का और इंडिया का। क्यों? क्योंकि मोस्टली लोग अपने डाइट में राइस का इंटेक करते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड एंड इन इंडिया यूज राइस इन देयर डाइट। अभी यहाँ पे बात हुई थी ना, मोस्ट ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड एंड इन इंडिया, इंडिया के और पूरे वर्ल्ड के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो राइस को अपने डाइट में इंक्लूड करते हैं। राइस नीड्स हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट एंड हाई रेनफॉल। अब राइस के फूड क्रॉप जो होती है, राइस की जो क्रॉप होती है, इसको ग्रो करने के लिए क्या क्या चाहिए रहता है? हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए
और हाई रेनफॉल चाहिए। जहाँ पर रेनफॉल लेस होता है वहाँ पर राइस की क्रॉप्स कल्टीवेट नहीं की जाती है। ओके, तो यहाँ पे क्या हमने देखा कि राइस को क्या चाहिए रहता है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। ओके, नाउ व्हाट इज हॉट? हॉट मीन्स थोड़ा गर्म माहौल होना चाहिए, थोड़ा गर्म क्लाइमेट होना चाहिए, और ह्यूमिड मीन्स मॉइस्चर होना चाहिए। ओके, थोड़ी नमी होनी चाहिए एटमॉस्फेयर में। अगर हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट है और हाई रेनफॉल उसे मिल रहा है तो ये क्रॉप्स अच्छे से ग्रो करेंगी। राइस इज ग्रोन मेनली इन इरिगेटेड फील्ड्स। राइस को मेनली इरिगेटेड फील्ड्स में ग्रो किया जाता है, कल्टीवेट उनका वहां पे किया जाता है। मोर वर्कर्स आर नीडेड टू वर्क इन राइस फार्मिंग। राइस फार्मिंग में बहुत सारे वर्कर्स की नीड रहती है। चाइना लीड्स इन राइस प्रोडक्शन फॉलोड बाय इंडिया, जापान, श्रीलंका, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, ओडिशा आर द मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। अब कहाँ कहाँ पर राइस का प्रोडक्शन होता है? तो सबसे पहले यहाँ पे चाइना का नाम है, लीड्स मीन्स चाइना लीड कर रहा है राइस प्रोडक्शन में। और उसके बाद फॉलोड बाय आगे और कौन से हैं? इंडिया आता है, फिर जापान है, श्रीलंका, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, ओडिशा आर द मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। ये बहुत ही मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। अब गुजरात की बात करते हैं। गुजरात में कहाँ कहाँ पे राइस का प्रोडक्शन होता है? इन गुजरात राइस इज प्रोड्यूस्ड इन डिस्ट्रिक्ट्स लाइक खेड़ा, वडोदरा, अहमदाबाद, सूरत एटसेट्रा। गुजरात के कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में राइस का प्रोडक्शन होता है? तो खेड़ा जिले में, वडोदरा में, अहमदाबाद और सूरत। Wheat is the second most important cereal crop in our country after rice. राइस के बाद अगर कोई सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरियल क्रॉप है तो है wheat. Okay, wheat grows more in black clay soils that can store moisture. अब जो ब्लैक क्ले सॉइल होती है जो कि मॉइस्चर को स्टोर कर सकती है, ऐसी सॉइल में व्हीट जो है वो अच्छे से ग्रो करता है। इन सॉइल्स के टाइप्स के बारे में हम ऑलरेडी पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। ओके, व्हीट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर, रेनफॉल एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ ग्रोइंग। तो ग्रोइंग के टाइम पे जब व्हीट ग्रो करता है तो उस टाइम पे उसे क्या क्या चाहिए रहता है? ब्राइट सनशाइन चाहिए। अब मॉडरेट टेम्परेचर होगा तो चलेगा, मीडियम टेम्परेचर होगा तो चलेगा, रेनफॉल भी मीडियम होगा तो चलेगा, बट सनशाइन ब्राइट चाहिए। व्हीट इज ग्रोन एक्सटेंसिवली इन यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। तो व्हीट का ग्रो कहाँ पर होता है? एक्सटेंसिवली मीन्स लार्ज अमाउंट में, यूएसए में, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। व्हीट इज कल्टिवेटेड इन इंडिया मेनली इन पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। इंडिया में मेनली कहाँ पे कल्टीवेट होता है? तो पंजाब में, हरियाणा में और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। ड्यू टू द लार्ज प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन पंजाब इट इज कॉल्ड व्हीट बोल ऑफ इंडिया। जैसे कि लार्ज प्रोडक्शन होता है पंजाब में, इसीलिए पंजाब को व्हीट का क्या माना जाता है? व्हीट प्रोडक्शन के लिए क्या कहा जाता है? उसको व्हीट बोल ऑफ इंडिया। ठीक है, पंजाब को कहा जाता है व्हीट बोल ऑफ इंडिया। इन गुजरात मोर कल्टीवेशन इज डन इन अहमदाबाद, भावनगर एंड सुरेंद्रनगर। गुजरात के अंदर ज्यादा कल्टीवेशन कहाँ होता है? अहमदाबाद में, भावनगर में और सुरेंद्रनगर में। बाल प्रदेश ऑफ अहमदाबाद इज फेमस फॉर बालिया व्हीट। अहमदाबाद का जो बाल प्रदेश है वो बहुत ही फेमस है बालिया व्हीट के लिए। इन इंडिया इट इज ग्रोन इन विंटर। इंडिया में इसको ग्रो कब किया जाता है? विंटर सीजन में। मिलेट्स मीन्स बाजरा। Sandy and loamy soils are suitable for millets. तो sandy और loamy means चिकनी मिट्टी. Okay, sandy and loamy soils are suitable for millets. Millets के लिए sandy और loamy soils suitable होती है. They require low rainfall. Low rainfall की नीड रहती है. Moderate temperature चाहिए रहता है and adequate sunlight. Sunlight भी adequate amount में होनी चाहिए. Means enough होनी चाहिए. जितनी जरूरत है उतनी होनी चाहिए. ओके, और उनको कोर्स ग्रेन मीन्स मोटे मोटे दाने होते हैं ना मिलेट के, इसलिए दे आर नोन एज कोर्स ग्रेन। और इंडिया के अलावा अपार्ट फ्रॉम इंडिया, नाइजीरिया, चाइना एंड नाइजर आर अदर कंट्रीज प्रोड्यूसिंग इट। जो बाकी इंडिया के अलावा कौन सी कंट्रीज हैं? नाइजीरिया है, चाइना है, नाइजर है। इन कंट्रीज में भी मिलेट का प्रोडक्शन होता है और उसका मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जो है, मिलेट की मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जो है वो है राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश
एंड महाराष्ट्र। और हाईएस्ट प्रोडक्शन इसका कहाँ पर होता है? राजस्थान में होता है, फॉलोड बाय गुजरात। और सेकंड नंबर पे आता है गुजरात, राजस्थान के बाद गुजरात का नंबर आता है। और हाईएस्ट प्रोडक्शन गुजरात में अगर हम देखें तो वो कहाँ होता है? बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में। ग्राउंडनट, ग्राउंडनट मीन्स मूंगफली। सुनी है ना सबने मूंगफली? यहाँ पे आपको पिक्चर शो हो रहा है मूंगफली। ओके, ग्राउंडनट इज एन इम्पोर्टेंट ऑयल सीड क्रॉप। ग्राउंडनट जो है उसे इम्पोर्टेंट ऑयल सीड क्रॉप कहा गया है। ओके, वी गेट ऑयल फ्रॉम दिस black sandy, loamy and lava sandy soil where water is not locked is favorable for growing groundnut. तो ग्राउंडनट यानी मूंगफली उगाने के लिए जो फेवरेबल सॉइल है, जो अनुकूल सॉइल है, वो कैसी होनी चाहिए? ब्लैक होनी चाहिए, ब्लैक सैंडी, लोमी और लावा सैंडी सॉइल होनी चाहिए जहाँ पे पानी जो है वो जमा नहीं होता। ओके, वाटर इज नॉट लॉक्ड। India is the second largest producer of groundnut in the world after China. मतलब सबसे ज्यादा ग्रोथ का, सबसे ज्यादा प्रोड्यूसिंग कहाँ होती है ग्राउंडनट की? चाइना में। और उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है इंडिया। ओके, गुजरात रैंक्स फर्स्ट इन द टोटल ग्राउंडनट प्रोडक्शन इन द कंट्री। अगर हम पूरी कंट्री को चेक करें तो गुजरात इसमें फर्स्ट रैंक आता है, यानी हाईएस्ट प्रोडक्शन गुजरात में होता है। द हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ ग्राउंडनट इन गुजरात इज डन इन जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट। अब गुजरात की डिटेल्स देखें तो वहां पर यानी गुजरात के अंदर जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट प्रोडक्शन होता है। एडिबल ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्राउंडनट। ग्राउंडनट से जो ऑयल मिलता है, ओके, वो एडिबल होता है, मीन्स ईटेबल होता है। नाउ कैस्टर, कैस्टर इज एन ऑयल सीड क्रॉप। कैस्टर जो है ये भी ऑयल सीड क्रॉप होता है। एरंडी के तेल के बारे में सबने सुना होगा, है ना? कैस्टर ऑयल मीन्स एरंडी का तेल। मॉडरेटली डार्क, वेल ड्रेन्ड एंड सैंडी सॉइल इज मोर सुटेबल फॉर ग्रोइंग कैस्टर। तो कैस्टर को ग्रो करने के लिए क्या सुटेबल होना चाहिए? किस टाइप की सॉइल जो है वो सुटेबल होगी? मॉडरेट डार्क, ज्यादा काली नहीं, मॉडरेट काली होनी चाहिए, मीन्स मीडियम ब्लैक होनी चाहिए सॉइल, वेल ड्रेन्ड and sandy soil. Okay, India ranks first in the world in the production of castor. तो कैस्टर के प्रोडक्शन में इंडिया जो है वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक पर आती है। It is followed by China and Brazil respectively. Means इंडिया का फर्स्ट रैंक आता है पूरे वर्ल्ड में और उसके बाद चाइना एंड देन ब्राजील। इन इंडिया कैस्टर इज मोस्टली ग्रोन इन गुजरात। और इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ पर होता है? गुजरात में। कैस्टर इज ग्रोन इन मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स इन गुजरात। तो गुजरात में काफी सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर कैस्टर का क्रॉप जो है उसे कल्टीवेट किया जाता है। देखते हैं, जूनागढ़ में, अमरेली में, देन बनासकांठा है, फिर पाटन, महसाणा, साबरकांठा, राजकोट एंड द लास्ट वन इज सुरेंद्रनगर एटसेट्रा। ओके, एटसेट्रा मीन्स और भी डिस्ट्रिक्ट ऐसे होंगे जहाँ पर कैस्टर का क्रॉप जो है वो कल्टीवेट किया जाता है। द अदर वन इज कॉटन। नाउ वी आर वेल नोन फ्रॉम दिस कॉटन। ओके, हाई टेम्परेचर एंड लाइट रेनफॉल इज सुटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन। तो कॉटन को ग्रो करने के लिए हमें क्या चाहिए रहता है? मेन हाई टेम्परेचर होना चाहिए और लाइट रेनफॉल, एकदम लाइट रेनफॉल चाहिए, ज्यादा रेनफॉल की नीड नहीं होती है। ब्लैक सॉइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर कॉटन। कॉटन के लिए ब्लैक सॉइल मोस्ट सुटेबल है। ओके, ब्लैक सॉइल जो होती है वो सुटेबल रहती है। इट टेक्स 6 to 8 months फॉर द कॉटन क्रॉप टू बी रेडी। कॉटन क्रॉप को रेडी होने में 6 से 8 मंथ्स लग जाते हैं। ओके, 6 से 8 महीने लग जाते हैं कॉटन क्रॉप को रेडी होने में। द स्काई शुड बी क्लियर व्हेन द कॉटन क्रॉप इज रेडी। और जब कॉटन क्रॉप रेडी हो जाती है, स्काई शुड बी क्लियर। अगर बारिश उस वक्त हो गई तो क्या होगा, है ना? बारिश अगर उस वक्त हो गई तो कॉटन भीग जाएगी, फिर काम तो आने से रही। इसीलिए मौसम उस वक्त एकदम क्लियर होना चाहिए, स्काई एकदम से क्लियर होना चाहिए। जब कॉटन क्रॉप रेडी हो जाती है तब स्काई शुड बी क्लियर। कॉटन इज एन इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो होती हैं उनके लिए उनको रॉ मटेरियल क्या चाहिए रहता है? ऑफकोर्स दे नीड कॉटन, राइट? कॉटन क्लोथ बनाने हैं तो उस टेक्सटाइल इंडस्ट्री को तो कॉटन ही चाहिए ना रॉ मटेरियल के लिए। ओके, चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राजील एंड
इजिप्ट आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन। तो कॉटन के लीडिंग प्रोड्यूसर्स कौन से हैं? चाइना है, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राजील एंड इजिप्ट। ओके, इन इंडिया गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु एंड ओडिशा आर इट्स मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। इंडिया की बात करें तो कौन से स्टेट्स हैं जहां पर मेजर प्रोडक्शन होता है कॉटन का? तो इंडिया के गुजरात स्टेट में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना, कर्नाटका है, फिर आंध्र प्रदेश है। ये सब आपको याद रखना है। ओके, हरियाणा है, राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु, देन उड़ीसा, ये सभी जो है वो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं कॉटन की। ओके, गुजरात रैंक्स फर्स्ट इन कॉटन प्रोडक्शन इन इंडिया, और पूरे इंडिया में गुजरात का फर्स्ट रैंक आता है। कानम रीजन नियर भरूच इन गुजरात इज नोन फॉर इट्स प्रोडक्शन ऑफ लॉन्ग स्ट्रिंग्स कॉटन। तो जो कानम रीजन है भरूच के पास में, गुजरात की बात हो रही है, गुजरात में भरूच के पास में जो कानम रीजन है वो जाना जाता है अपने लंबे तार वाले कॉटन के प्रोडक्शन के लिए। सुरेंद्रनगर, राजकोट, बड़ोदरा, अहमदाबाद, साबरकांठा, महसाना, बोटाद, भरूच, खेड़ा, सूरत, पंचमहाल, अमरेली, भावनगर, पाटन, जूनागढ़, जामनगर etc. districts are its major producers in गुजरात। इंडिया में कौन से स्टेट्स में कॉटन का प्रोडक्शन होता है, मेजर प्रोडक्शन होता है, वो हमने देखा। अब गुजरात की बात हो रही है, तो गुजरात के अंदर कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर कॉटन का मेजर प्रोडक्शन होता है? तो यहाँ पे लंबी सी लिस्ट दे रखी है। सुरेंद्रनगर, राजकोट, बड़ोदरा, अहमदाबाद है, साबरकांठा, महसाना, बोटाद, भरूच, देन खेड़ा, सूरत, पंचमहाल, अमरेली, भावनगर, फिर पाटन में, जूनागढ़ में, जामनगर में एक्सेट्रा। ये सभी डिस्ट्रिक्ट्स में गुजरात के अंदर प्रोडक्शन होता है, मेजर प्रोडक्शन होता है कॉटन का। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर हैज डेवलप्ड एट डिफरेंट फेज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट अलग अलग गति से हुआ है। डेवलपिंग कंट्रीज मीन्स वो कंट्रीज जिनका डेवलपमेंट अभी कंटिन्यू है, जिनका डेवलपमेंट अभी हो रहा है। ओके, डेवलपिंग कंट्रीज विथ लार्ज पॉपुलेशन। डेवलपिंग कंट्रीज लार्ज पॉपुलेशन के साथ लार्जली इंगेज हैं किसमें? इंटेंसिव एग्रीकल्चर में, मतलब बड़े पैमाने पे एग्रीकल्चर में इंगेज हैं। ओके, agricultural development is associated with efforts to increase agricultural production in order to meet the growing demand of the growing population। तो एग्रीकल्चर का जो डेवलपमेंट होता है वो किसके साथ एसोसिएट है? विद एफर्ट्स। ओके, क्यों की जाती है ये एफर्ट्स? तो टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए एफर्ट्स की जाती हैं इन ऑर्डर टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जो ग्रो हो रही है, ग्रोइंग पॉपुलेशन के साथ जो डिमांड ग्रो हो रही है, पॉपुलेशन की डिमांड ग्रो हो रही है, उसको मीट करने के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए क्या किया जाता है? एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया जाता है। ओके, तो इंक्रीज़ करने के लिए जो भी एफर्ट्स वगैरह होती हैं वो सब भी एग्रीकल्चरल के डेवलपमेंट के साथ एसोसिएट हैं। ओके, दिस कैन बी अचीव्ड इन मैनी वेज। इसे बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों से अचीव किया जा सकता है। किसको? डेवलपमेंट को, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट को बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों से अचीव किया जा सकता है, सच एज मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर बाय एक्सपांडिंग द क्रॉप्ड एरिया। एग्रीकल्चर का मैकेनाइजेशन कर सकते हैं कैसे? जो क्रॉप्ड एरिया है उसे एक्सपांड करके। ओके, जहाँ पर क्रॉपिंग होती है वो जो एरिया है वहाँ उसको थोड़ा एक्सपांड करके भी हम ये जो अपना गोल है वो अचीव कर सकते हैं। देन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन। ओके, थोड़ा नंबर इंक्रीज कर सकते हैं, जितनी भी क्रॉप्स ग्रो होती हैं उनमें हम इंक्रीमेंट कर सकते हैं। इम्प्रूविंग इरिगेशन फैसिलिटीज़, इरिगेशन की फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं यूजिंग फर्टिलाइजर्स एंड हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। फर्टिलाइजर्स को यूज़ कर सकते हैं और वो सीड्स को यूज़ कर सकते हैं जिनकी यील्डिंग हाई है, मीन्स उपज जिनकी ज़्यादा है। द अल्टीमेट गोल ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इज़ टू इंक्रीज फूड सिक्योरिटी। और अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का? फूड सिक्योरिटी को इंक्रीज़ करना। ओके, मीन्स खाद्य सुरक्षा को इंक्रीज़ करना।
The development of cooperative activity in agriculture has also been very encouraging. तो एग्रीकल्चर में यानी कृषि में कोऑपरेटिव एक्टिविटी सहकारी गतिविधियों का डेवलपमेंट बहुत ही encouraging उत्साहजनक रहा है. Agricultural credit is provided to farmers for financial assistance through Kisan credit cards and through nationalized as well as cooperative banks. तो एग्रीकल्चरल क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है टू फार्मर्स. ठीक है, फार्मर्स को एग्रीकल्चरल क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है फॉर फिनेंशियल असिस्टेंस. उनको फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए फार्मर्स को फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए क्रेडिट दिया जाता है. एग्रीकल्चरल क्रेडिट कैसे दिया जाता है? तो थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड्स एंड थ्रू नेशनलाइज्ड एज वेल एज कोऑपरेटिव बैंक्स. तो नेशनलाइज्ड हो और कोऑपरेटिव जो बैंक्स होती हैं उनके थ्रू भी दिया जाता है. Warehouses have been set up in different parts to store agricultural produce. जो भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होता है उसे डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर करने के लिए warehouses सेटअप किए गए हैं. Presently, the government provides farmers with continuous information, new technologies and guidance through radio, television, newspaper, Kisan channel, Kisan SMS on mobile, toll-free number, as well as the government's e-Khedut farmer web portal. Presently government कोई भी इंफॉर्मेशन हो, न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हो या कोई गाइडेंस देना हो तो ये सब फार्मर्स को कैसे प्रोवाइड करते हैं? थ्रू रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर्स, फिर किसान चैनल से, किसान SMS ऑन मोबाइल, फिर एक टोल फ्री नंबर भी है किसान कॉल सेंटर. ओके, एज वेल एज द गवर्नमेंट्स ई खेडूत फार्मर वेब पोर्टल. तो ई खेडूत करके एक वेब पोर्टल भी है, फार्मर वेब पोर्टल. इन सभी के थ्रू गवर्नमेंट जो है वो फार्मर्स को कंटिन्यूस इंफॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करते हैं. इन गुजरात फार्मर्स आर गिवन लेटेस्ट इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस थ्रू एग्रीकल्चरल फेयर्स. कृषि मेला. तो गुजरात में क्या होता है, फार्मर्स को कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन या गाइडेंस प्रोवाइड करनी हो तो एग्रीकल्चरल फेयर्स के थ्रू भी की जाती है, जैसे हम कृषि मेला के नाम से भी जानते हैं. इम्प्रूव्ड सीड्स. सीड्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है? तो सीड्स. इन टुडेज टाइम improved seeds and traded seeds are used to get more production from agriculture. तो एग्रीकल्चर से ज़्यादा प्रोडक्शन मिल सके उसके लिए improved seeds यूज़ किए जाते हैं. in today's time means presently improved seeds, traded seeds ये सब यूज़ किए जाते हैं to get more production from agriculture. Traded seeds. Traded seed refers to seeds that have been treated with some sort of chemical prior to planting. तो सीड्स तो हम सबको पता है कि क्या होते हैं, बट ट्रीटेड सीड्स क्या होते हैं? वो सीड्स जिन्हें ट्रीट किया जाता है, जिनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, कुछ केमिकल से उनको ट्रीट किया जाता है, कोटिंग की जाती है प्रायर टू प्लांटिंग, प्लांटिंग से पहले. और क्यों की जाती है ये ट्रीटमेंट? द ट्रीटमेंट इज़ फॉर द फार्मर्स एडवांटेज. फार्मर्स के एडवांटेज के लिए फार्मर्स को इस ट्रीटमेंट से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है. ये ट्रीटेड सीड्स सो करने के बाद फार्मर्स को अच्छी उपज मिलती है. ओके, सीड्स डेवलपमेंट सेंटर्स हैव बीन सेट अप बाय गवर्नमेंट. अब सीड्स डेवलपमेंट के सेंटर्स कुछ बनाए गए हैं, गवर्नमेंट के थ्रू सेटअप किए गए हैं. सीडलिंग्स आर स्पेशली प्रिपेयर्ड फॉर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स विद द हेल्प ऑफ बायोटेक मेथड. बायोटेक मेथड की मदद से हॉर्टिकल्चरल जो क्रॉप्स होती हैं उनके लिए सीडलिंग स्पेशली प्रिपेयर किए जाते हैं. हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स मीन्स व्हाट? तो गार्डनिंग वगैरह के लिए जो क्रॉप्स यूज़ होती है वो. ओके, सीडलिंग्स के बारे में देखें तो सीडलिंग्स क्या होते हैं? जब हम नया सीड सो करते हैं तो एक शूट निकलता है पहले, फिर जो सैपलिंग निकलता है. ओके, जैसे छोटा सा नया पौधा होता है ना, यंग प्लांट, बिल्कुल उसी को हम कहते हैं सीडलिंग्स. ओके, तो वो जो सीडलिंग्स होती हैं वो स्पेशली प्रिपेयर की जाती हैं स्पेशली फॉर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स. और कैसे? विद द हेल्प ऑफ बायोटेक मेथड. दिस मेथड हैज़ हेल्प्ड इन डेवलपिंग सीड्स ऑफ अर्ली मैच्योरिंग हाई यील्डिंग वेराइटीज़. ओके,
इस मेथड से क्या होता है, जो जल्दी पकने वाले सीड्स होते हैं, सीड्स ऑफ अर्ली मैच्योरिंग, और जो हाई यील्डिंग वेराइटीज़ वाले सीड्स होते हैं जिनसे ज़्यादा उपज मिलती है, ऐसी किस्मों के जो बीज होते हैं उनको डेवलप करने में मदद मिलती है। इंडिया हैज़ बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स विथ हायर प्रोडक्शन ऑफ सीरियल्स। तो सीरियल्स के हायर प्रोडक्शन के साथ इंडिया जो है फूड ग्रेन्स में यानी खाद्यान्न में ओके सेल्फ सफिशिएंट बन चुका है, आत्मनिर्भर बन चुका है। ओके, नाउ moving to the next topic, that is pesticides. Pesticides play an important role in preventing crop damage in agriculture in India. तो क्रॉप को डैमेज करने से प्रिवेंट करने वाले जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, पेस्टिसाइड्स। ओके, excessive use of chemical pesticides in agriculture has led to soil and water pollution. तो एक्सेसिव यूज़ भी इसका नहीं करना है। ओके, एग्रीकल्चर में क्रॉप को डैमेज होने से कोई प्रिवेंट करता है तो उसमें इम्पॉर्टेंट रोल पेस्टिसाइड्स का भी है, बट इसका आपको एक्सेसिव यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज़ करेंगे तो इससे क्या हो सकता है, सॉइल और वाटर पोल्यूशन हो सकता है। ओके, टॉक्सिन्स इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ऑल्सो हैव लॉन्ग टर्म एडवर्स इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ। तो टॉक्सिन्स मीन्स जो जहरीले पदार्थ होते हैं उनका अगर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में यूज़ किया जाए तो उससे लॉन्ग टर्म एडवर्स इफ़ेक्ट्स भी ह्यूमन हेल्थ पर देखी गई है। ओके, पेस्टिसाइड्स इन द सेंस यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि उनका एक्सेसिव यूज़ नहीं होना चाहिए। ओके, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगी, worms and plant biological pesticides are used to control pests that damage crops. तो जो क्रॉप्स को डैमेज करते हैं, ओके, जो क्रॉप को डैमेज करते हैं ऐसे जो पेस्ट हैं उनको कंट्रोल करने के लिए बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, वॉर्म्स और जो प्लांट बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड्स हैं उनका यूज़ किया जाता है। जर्म्स मेकअप अबाउट 90% ऑफ इट। इसमें से 90% जर्म्स होते हैं। About 100 different pathogens have been reported to cause disease in plants. तो plants में disease cause करने वाले ऐसे 100 different pathogens जो हैं, जीवाणु जो हैं वो रिपोर्ट किए गए हैं। Germs that produce spores are used for pest control in crops. तो crops में pest control के लिए भी germs का यूज़ होता है। कौन से germs? That produce spores. Okay, तो जो germs स्पॉर्स प्रोड्यूस करते हैं वैसे जर्म्स को पेस्ट कंट्रोल के लिए क्रॉप्स में यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर बात आती है स्पॉर्स की, राइट। तो स्पॉर्स क्या होते हैं? स्पॉर्स इन द सेंस ये स्मॉल सेल्स होते हैं लाइक सीड्स। ओके, बैसिलस स्पेशियस इज एट द फोरफ्रंट ऑफ दिस टाइप ऑफ बैक्टीरियम। तो इस टाइप के बैक्टीरियम में जो स्पेशियस होते हैं लाइक जातियाँ, ओके, तो उसमें सबसे फॉरफ्रंट मीन्स आगे कौन सी है? बेसिलस। ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स आर कमर्शियली अवेलेबल इन द मार्केट, और मार्केट में ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स भी अवेलेबल हैं। बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड्स कॉज डिफरेंट डिजीज टू पेस्ट्स एंड एज अ रिजल्ट दे आर डिस्ट्रॉयड। तो जो बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के डिजीज़ कॉज करते हैं पेस्ट। ओके, इनको पेस्ट क्या होता है? तो ये स्पेशीज हो सकते हैं जो कि प्लांट्स को या फिर क्रॉप्स को डैमेज करते हैं। अब बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड्स को अगर हम यूज़ करेंगे तो इससे क्या होता है? कॉज डिफरेंट डिजीज़ टू पेस्ट को डिफरेंट टाइप के डिजीज़ कॉज करते हैं ये बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड्स, एंड एज अ रिजल्ट दे आर डिस्ट्रॉयड। और इसका रिजल्ट क्या आता है? वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो अल्टीमेटली जो प्लांट्स हैं, क्रॉप्स हैं, वो डैमेज होने से बच जाएंगी। ओके, इसलिए कहते हैं कि ऑर्गेनिक और बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना चाहिए। इससे क्या होगा? जो भी स्पेशीज़ हैं जो प्लांट्स को इंजर करते हैं, जो प्लांट्स को ख़राब करते हैं, डैमेज करते हैं, वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। Bacterial biological pesticides are a type of gastric toxin, so it is necessary that it goes into the stomach of the insect to kill it. When a liquid mixture of biological pesticides is sprayed on the crop, the dormant live bacteria enter the caterpillar's intestines with its food, and the toxic protein
causes paralysis in the caterpillar's intestines and especially in the mouth. Eventually, the caterpillar dies. गैस्ट्रिक टॉक्सिन का एक टाइप है बैक्टीरियल बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड्स. ओके, ये गैस्ट्रिक टॉक्सिन का ही एक टाइप है और इट इज़ नेसेसरी, ये नेसेसरी है कि ये सीधा इंसेक्ट के स्टमक में जाए टू किल इट, उसे किल करने के लिए. और जब इसका लिक्विड मिक्सचर, ये बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड्स जो है होती हैं, इनका जब लिक्विड मिक्सचर क्रॉप्स के ऊपर स्प्रे किया जाता है तो डोर्मेंट लिव बैक्टीरिया डोर्मेंट मीन्स जो अभी निष्क्रिय है, जो भी इनएक्टिव है वैसे, बट जीवंत तो है ही बट अभी निष्क्रिय है, ऐसे जो बैक्टीरियाज हैं जब वो कैटरपिलर्स की इंटेस्टाइन्स में उनके फूड के साथ एंटर होते हैं, कैटरपिलर्स के इंटेस्टाइन्स में जब फूड के साथ एंटर होते हैं तो क्या होता है, जो टॉक्सिक प्रोटीन अंदर होता है वो कॉजेज पैरालिसिस, वो कैटरपिलर के इंटेस्टाइन्स को पैरालिस बना देता है, स्पेशली इन द माउथ, स्पेशली उनके मुंह को. ओके, इवेंचुअली क्या होता है, कैटरपिलर डाइज, और इससे होता है कैटरपिलर क्या होता है, डाइज मीन्स मर जाते हैं. बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड्स शुड बी यूज्ड इंस्टीड ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड टू अवॉइड द साइड इफ़ेक्ट्स. साइड इफ़ेक्ट्स को अवॉइड करने के लिए केमिकल पेस्टिसाइड्स की जगह हमें बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना चाहिए. ओके, अब क्या डिफरेंस है दोनों में, तो सीधा सा टर्म है केमिकल पेस्टिसाइड्स मीन्स केमिकल वाले पेस्टिसाइड्स एंड बायोलॉजिकल इन द सेंस जो नेचुरल प्रोडक्ट्स से बना जाता है, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनसे बनाए गए पेस्टिसाइड्स. ओके, इन पर्टिकुलर नीम, करंज, महुड़ो, तुलसी, रतनजोत, मिंट, बिटर गार्ड, टोबैको, सेवंती एट्सेट्रा आर यूज्ड फॉर पेस्ट कंट्रोल. तो ये सारी चीज़ें पेस्ट कंट्रोल के लिए यूज़ करी जाती हैं. Improved irrigation facilities. Adequate water is required for farming. Due to uncertain and unpredictable rainfall in our country, enough water is not available. So different arrangements are made for irrigation. Usually, we have artificial system of watering plants through wells, bore well, small and big check dams, which is called irrigation. तो अडेक्वेट मीन्स ज़रूरत जितना तो वाटर चाहिए ही फार्मिंग के लिए, और हमारी कंट्री में जो रेनफॉल होता है वो तो अनप्रडिक्टेबल और अनसर्टेन है. ऐसे तो हर जगह अनप्रडिक्टेबल और अनसर्टेन ही रहता है. एनफ वाटर इज़ नॉट अवेलेबल, और जितना वाटर चाहिए उतना अवेलेबल भी नहीं है, इसीलिए अलग अलग टाइप के अरेंजमेंट्स किए गए हैं इरीगेशन के लिए. ओके, और आर्टिफिशियल सिस्टम्स वाटरिंग प्लांट्स को वाटरिंग करने के लिए यानी पानी देने के लिए अलग अलग सिस्टम्स, आर्टिफिशियल सिस्टम्स भी बनाए गए हैं. जिसका यूज़ करके बनाए जाते हैं तो थ्रू वेल्स, बोर वेल्स, स्मॉल एंड बिग चेक डैम्स. ओके, ये सारे इरिगेशन ही कहलाते हैं. अब इसमें फर्स्ट है कैनाल. देयर आर अदर इम्पॉर्टेंट इरिगेशन प्रोजेक्ट्स इन गुजरात लाइक सरदार सरोवर, धरोई प्रोजेक्ट एट्सेट्रा, इन विच वाटर इज स्टोर्ड इन डैम्स. Water is transported to the farms with the help of canals. Continuous overuse of canal water for irrigation reduces soil fertility. देखते हैं गुजरात में कौन से इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं. सरदार सरोवर, धरोई प्रोजेक्ट एट्सेट्रा. तो ये सारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं इनमें क्या होता है कि पानी को यानी वाटर को डैम्स में स्टोर किया जाता है और उसके बाद वाटर ट्रांसपोर्टेड टू द फार्म्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ केनाल्स. केनाल मीन्स नहर. ठीक है, डैम्स में पहले वाटर को स्टोर करते हैं, फिर उसे फार्म तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ केनाल्स. और कंटिन्यूस अगर ओवर यूज़ होता रहे केनाल के वाटर का इरिगेशन के लिए तो इससे सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो रिड्यूस होती जाती है. फार्म pond is built on the ridges of the sloping land in the farm in which rainwater is stored. It becomes useful for irrigation when the crop needs water after the rains have stopped. जिस फार्म में रेन वाटर स्टोर होता है वहाँ पे स्लोपिंग लैंड में पॉन्ड बनाए जाते हैं वाटर को स्टोर करने के लिए, और जब रेनफॉल स्टॉप हो जाए, जब बारिश रुक जाती है तो उसके बाद भी इरिगेशन के लिए वो वाटर क्रॉप्स के लिए यूज़ किया जा सकता है. चेक डैम. A strong check dam is built in front of a river, spring or stream to stop the flow of water from them.
The construction of check dams raises the level of wells and bow wells. नदी नाले या झरने के सामने अगर चेक डैम बिल्ड कर दें तो उससे क्या होगा, वाटर का जो फ्लो है वो स्टॉप हो जाएगा. ओके, और चेक डैम के कंस्ट्रक्शन से क्या होता है, वेल्स, बोरवेल, इनका लेवल जो है वो रेस होता है. ड्रिप इरिगेशन मेथड. Drip irrigation is a type of micro irrigation by which water is saved and nutrients gradually reach the roots of the plant, and this process affects both the upper and the inner surface of the soil. Drip irrigation एक ऐसी टाइप है, माइक्रो इरिगेशन की एक ऐसी टाइप है जिसमें वाटर जो है वो सेव किया जाता है एंड न्यूट्रिएंट्स ग्रेजुअली रीच द रूट्स ऑफ द प्लांट. प्लांट के रूट्स तक ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं. In this method, this process affects both the upper and the inner surface of the soil. और इस प्रोसेस से क्या होता है कि अगर इरिगेशन की ये प्रोसेस यूज़ करी जाए तो जो अपर सरफेस है सॉइल की, जो अपर सरफेस है उसके साथ साथ जो इनर सरफेस होती है उसको भी अफेक्ट होता है. ओके, ये माइक्रो इरिगेशन का एक टाइप है जिसमें वाटर को सेव किया जाता है और इसकी मदद से क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ग्रेजुअली प्लांट के रूट तक पहुंचते हैं. धीरे धीरे वो प्लांट के रूट तक पहुंचते हैं और इस प्रोसेस से इनर सरफेस और अपर सरफेस, सॉइल की इनर सरफेस और अपर सरफेस दोनों को अफेक्ट होती है. ओके, द मेन गोल ऑफ दिस इज टू रिड्यूस इवापोरेशन एंड डिलीवर वाटर डायरेक्टली टू द रूट्स. और इसका मेन गोल क्या होता है इस प्रोसेस का, टू रिड्यूस इवापोरेशन को रिड्यूस करना एंड डिलीवर वाटर डायरेक्टली टू द रूट्स, और डायरेक्टली रूट्स तक वाटर पहुंचाना, डिलीवर करना. ओके, तो मेन गोल क्या होता है, इवापोरेशन को रिड्यूस करना और डायरेक्टली रूट्स तक वाटर डिलीवर करना. इन ड्रिप इरिगेशन सिस्टम वाटर इज इरिगेटेड यूजिंग वाल्व्स, पाइप्स एंड वेदर टाइल्स. तो वेदर टाइल्स, पाइप्स और वाल्व्स इनको यूज़ करके इरिगेशन किया जाता है. इस सिस्टम में वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर डिलीवर्ड अक्रॉस द फील्ड इन पाइप्स कॉल्ड ड्रिपर लाइन्स featuring smaller units known as drippers. तो वाटर और न्यूट्रिएंट्स जो भी हैं वो डिलीवर्ड अक्रॉस द फील्ड, पूरी फील्ड में हर जगह डिलीवर हो जाते हैं. कैसे, पाइप्स में डाले जाते हैं, ड्रिपर लाइंस में. ओके, और फिर उन ड्रिपर लाइंस में छोटे छोटे छेद किए जाते हैं, यानी स्मॉल यूनिट्स होते हैं जो कि ड्रिपर्स कहलाते हैं. Each dripper releases drops containing water and fertilizers, resulting in the uniform application of water and nutrients directly to each plant's root zone across the entire field. अब इसका मेन जो फीचर है वो क्या है, Each dripper releases drops. अब ड्रिपर जितनी भी हैं, ड्रिपर लाइंस में जितनी भी ड्रिपर्स हैं वो सब यूनिफॉर्मली बनाई गई हैं. तो उससे क्या होता है, जैसे ही वो ड्रॉप्स रिलीज़ करते हैं उनमें क्या क्या होता है, वाटर, फर्टिलाइज़र सब होता है. ओके, तो ये यूनिफॉर्मली इनका एप्लीकेशन हो जाता है, वाटर का और न्यूट्रिएंट्स का यूनिफॉर्मली एप्लीकेशन होता है पूरे फील्ड में, हर एक प्लांट के रूट जोन तक पहुंचता है अक्रॉस द एंटायर फील्ड. ओके, द सक्सेस ऑफ दिस मेथड डिपेंड्स ऑन हाउ इट इज़ डिज़ाइंड, मेंटेन्ड एंड इम्प्लीमेंटेड. तो इस सिस्टम की, इस मेथड की सक्सेस किस पर डिपेंड करती है, इसे डिज़ाइन कैसे किया गया है, इसे किस तरह से मेंटेन किया जा रहा है और उसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से हुआ है, इन सभी चीज़ों पर डिपेंड करती है इस मेथड की सक्सेस. इफ़ एवरीथिंग इज़ प्रॉपरली अरेंज्ड इट इज़ मोर इफेक्टिव दैन अदर मेथड्स ऑफ इरिगेशन एंड स्प्रिंकलिंग वाटर. अगर सब कुछ प्रॉपरली अरेंज किया गया है तो ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्ट आपको इसका देखने मिलेगा. जितनी भी अदर मेथड्स हैं सबसे अच्छा इफ़ेक्ट इसमें मिलेगा अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हुआ है, इसे अच्छे से अरेंज किया गया है तो. ड्रिप इरिगेशन इज़ समटाइम्स कॉल्ड ट्रिकल इरिगेशन. कभी कभी इसे ट्रिकल इरिगेशन भी कहा जाता है. ड्रिप इरिगेशन इज़ मोर यूजफुल इन क्रॉप्स विद स्पेस बिटवीन 2 rows. तो 2 रोज़ बनाई गई हैं, अगर क्रॉप्स को इस तरह से बनाया गया है, उनके बीच में स्पेस है, तो ड्रिप इरिगेशन मेथड बहुत ही यूज़फुल मानी जाती है. कॉटन, कैस्टर, शुगर केन, टोमेटो, एग प्लांट, कैबेज, कॉलीफ्लावर, पोटैटो, लेडी फिंगर, चिली, मैंगो, चीकू, लेमन, कोकोनट, पोमग्रेनेट, पपाया,
guava, berry, tobacco, teak, etc. are suitable crops for drip irrigation. इतनी सारी यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दी गई, ये सारी जितनी भी यहाँ पे क्रॉप्स दिए गए हैं ये सभी ड्रिप इरिगेशन के लिए यूज़फुल हैं। इन सभी में हम ड्रिप इरिगेशन का यूज़ कर सकते हैं। सूटेबल क्रॉप्स हैं ये ड्रिप इरिगेशन के लिए। This drip method can save up to 40 to 60% of water and 25 to 30% of fertilizer. तो ये वाली जो मेथड है, ये ड्रिप मेथड को अगर यूज़ करेंगे तो उससे क्या बच सकता है, 40 to 60% वाटर बचाया जा सकता है एंड 25 to 30% फर्टिलाइज़र भी बचाया जा सकता है। It saves labor which is used for making check basin, furrow, kamana, border, tilling the land to keep the soil soft as well as watering for irrigation. तो ये सारा श्रम लेबर बचाया जा सकता है जो कि मेकिंग चेक बेसिन को बनाने में यूज़ होता है। कुछ इस तरह से बेसिन्स बनाए जाते हैं। ओके, देन फरो। अब ये क्या होता है, लाइंस बनाई जाती हैं जैसे यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहा है। नेक्स्ट इज खामना। इसमें क्या होता है, कुछ इसी तरह से जैसे आपको इस पिक्चर में भी शो हो रहा है, रिंग्स बनाए जाते हैं इरिगेशन के लिए। ओके, इन सब के साथ साथ बॉर्डर वगैरह भी बनाना होता है। देन टिलिंग द लैंड को टिलिंग किया जाता है फॉर व्हाट, टू कीप द सॉइल सॉफ्ट, सॉइल को सॉफ्ट बनाने के लिए, एज वेल एज वाटरिंग फॉर इरिगेशन। ओके, तो इरिगेशन के लिए जो वाटरिंग वगैरह होता है, इन सभी चीज़ों में बहुत सारी मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट होता है। तो इन सभी से बचने के लिए ड्रिप इरिगेशन मेथड इज़ वेरी यूजफुल। Irrigation can be done properly even in undulated land with the help of drip irrigation. तो ड्रिप इरिगेशन की मदद से प्रॉपरली इरिगेशन हो सकता है चाहे लैंड अनड्यूलेटेड क्यों ना हो। अब अनड्यूलेटेड लैंड क्या होता है, अनड्यूलेटेड लैंड मीन्स जिसका शेप वेव्स की तरह हो। ओके, ऐसी लैंड जिसका शेप वेव्स की तरह हो, यू कैन सी हियर राइट। तो ऐसी लैंड जिसका शेप वेव्स की तरह, ऐसी अनइवन लैंड पे भी प्रॉपरली इरिगेशन हो सकता है। लेस weeds grow, so costs of weedicides as well as labor are reduced. तो weeds in the sense unwanted plants. ओके, जो unwanted plants grow करते हैं, आपके जो मेन क्रॉप्स डाले गए हैं उसके साथ साथ अपने आप जो अनवांटेड प्लांट्स ग्रो करते हैं, दैट आर कॉल्ड वीड्स। ओके, तो लेस वीड्स ग्रो होते हैं और जो वीडिसाइड्स की कॉस्ट लगती है, यानी जैसे कि वीड्स अचानक से ग्रो कर गए हैं, अनवांटेड प्लांट्स ग्रो कर गए हैं, तो उसके लिए आपको वीडिसाइड्स की ज़रूरत पड़ती है। वीडिसाइड्स क्या होते हैं, इन वीड्स के किलर माने जाते हैं, वीड किलर। ओके, तो उनकी कॉस्ट कम लगती है और मेहनत भी कम लगती है। क्यों कम लगेगी, क्योंकि वो ग्रो ही कम हो रहे हैं। तो ड्रिप इरिगेशन मेथड से क्या होता है, लेस वीड्स ग्रो। जो ऐसे वीड्स होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, वो ग्रो कम करते हैं, ज़्यादा नहीं उगते। अब कम उगेंगे तो आपके उसको हटाने की जो कॉस्ट है वो भी कम लगेगी। लैक ऑफ वाटर लॉगिंग इन द सॉइल रिड्यूसेस द स्प्रेड ऑफ पेस्ट्स। तो इस मेथड से क्या होता है, सॉइल में वाटर लॉगिंग नहीं होता है। ओके, इससे होगा क्या कि जो पेस्ट्स वगैरह होते हैं, जैसे जो कि आपके क्रॉप्स को डैमेज कर सकते हैं, उनका स्प्रेड नहीं होता है, ज़्यादा रिड्यूस होता है। फाइन, वाटर लॉगिंग अगर नहीं होगा सॉइल में तो ऐसे जो कीटाणु वगैरह होते हैं जो प्लांट्स को डैमेज करते हैं, उनका स्प्रेड भी धीरे धीरे रिड्यूस होता है। अबाउट 30 to 35% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज सेव्ड। और इस मेथड को यूज़ करने से 30 to 35% इलेक्ट्रिसिटी भी हम बचा सकते हैं। When there is less irrigation facility, the moisture in the soil facilitates farming activities. और जब लेस इरिगेशन फैसिलिटी हो, जब इरिगेशन फैसिलिटी की कमी हो जाती है, तब क्या होता है, जो मॉइस्चर अंदर प्रेजेंट है, ड्रिप इरिगेशन मेथड यूज़ करी गई है तो मॉइस्चर तो सॉइल में है ही, तो उससे क्या होता है, फैसिलिटेट्स फार्मिंग एक्टिविटीज़। फार्मिंग एक्टिविटीज़ को बहुत ही ईजी बना देता है, स्मूथ बना देता है। फैसिलिटेट्स मीन्स सुगम सा बना देता है। ओके,
Financial assistance is provided by the government to motivate people to use this method. और इस मेथड को यूज़ करने के लिए लोगों को मोटिवेट किया जाता है बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट खुद मोटिवेट करती है लोगों को इस मेथड को यूज़ करने के लिए. कैसे? बाय प्रोवाइडिंग फिनेंशियल असिस्टेंस. ओके. स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम. तो ये जो सिस्टम है वो बहुत ही यूज़फुल है स्पेशली फॉर एग्रीकल्चरल पार्क्स, देन लॉन्स, फिर जो नेचुरल लैंडस्केप्स होते हैं, फिर गोल्फ कोर्स इन द सेंस ऐसे ग्राउंड्स जहाँ पर गोल्फ खेला जाता है. ऐसे जो भी एरियाज हैं वहाँ पर इस मेथड को, इस सिस्टम को यूज़ किया जाता है. और इस टूल से, जो यहाँ पे आपको टूल दिख रहा है स्प्रिंकलर इरिगेशन का, यहाँ पे आपको टूल दिख रहा है ना, उस टूल से क्या होता है, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं एयर में वो सेटल हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं और सेटल हो जाते हैं. और इस टाइप की इरिगेशन मेथड से वाटर डिलीवर करना बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कि जब रेनफॉल होता है तो उस वक्त जैसे ही वाटर डिलीवर होता है पूरे फील्ड में, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी वाटर डिलीवर हो जाता है. ओके. और इस मेथड से जो वाटर सप्लाई होता है उसमें क्या क्या यूज़ होता है? पंप यूज़ होता है, वाल्व, पाइप एंड फाउंटेन, फुहारे यूज़ होते हैं. ओके. और इस मेथड की मदद से क्या होता है, अ रोटेटिंग नोजल which is attached perpendicularly with the main pipe at a certain distance. Sprinkler sprinkles water on the ground like raindrops. बिल्कुल raindrops की तरह वाटर स्प्रिंकल हो जाता है. ओके. Fountain irrigation is widely used in residential areas, industrial units and agriculture. तो एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रियल यूनिट्स में और रेसिडेंशियल एरियाज़ पर वाइडली यूज़ किया जाता है ये फाउंटेन इरिगेशन का, यानी स्प्रिंकलर इरिगेशन का. ओके. और ये अनइवन लैंड जो होती है या सैंडी सॉइल होती है, ओके, या फिर जो शॉर्ट टर्म के क्रॉप्स होते हैं वैसी जगह पर भी ये यूज़फुल होता है. और ये जो सिस्टम होता है ये फेवरेबल है फॉर ग्रोइंग वीट, मिलेट, ज्वार, मेज, ग्राउंडनट, ग्राम, अनियन, राई ग्रास, फॉडर क्रॉप्स. वैसे ये राई ग्रास और फॉडर क्रॉप्स ये सब क्या होते हैं? राई ग्रास भी एक फॉडर क्रॉप ही है जो कि एनिमल्स के लिए एज अ फूड यूज़ किया जाता है. देन फेन्यूग्रीक, कॉटन सीड, कॉलीफ्लावर, कैबेज, लेडी फिंगर, पोटैटोज, शुगरकेन एट्सेट्रा. तो ये सभी जो क्रॉप्स हैं इनको ग्रो करने के लिए फेवरेबल माना जाता है इरिगेशन के लिए स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम को. Thus, more production can be obtained by using various modern irrigation systems in agriculture by conserving water and maintaining soil quality. तो more production means ज़्यादा production obtain किया जा सकता है by using various modern irrigation system. तो जो भी modern irrigation systems आई हैं एग्रीकल्चर में, इनका यूज़ करके ऐसी जो वेरियस यानी अलग अलग इरिगेशन सिस्टम्स आई हैं मॉडर्न, उनका यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ऑब्टेन किया जा सकता है बाय कंजर्विंग वाटर एंड मेंटेनिंग सॉइल क्वालिटी. सॉइल की क्वालिटी भी मेंटेन की जा सकती है और वाटर का भी कंजर्वेशन हो सकता है.